नमस्कार। आज हम अपने चैप्टर समतल में गति का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक लास्ट है पर इस चैप्टर की वीडियो लास्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जब भी हमारी कोई वस्तु गतिमान होती है त्वरण के अंतर्गत, और इस प्रकार से गतिमान होती है कि जो उसका त्वरण है वो उसकी गति की दिशा के, वेग की दिशा के समानांतर होता है, या तो उसी की दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। करेक्ट? ऐसे होता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका वेग तो बदलता है पर उसकी दिशा हमेशा समान बनी रहती है। तो या तो ये अगर त्वरण इसके समानांतर इसी की दिशा में तो ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अगर इसका त्वरण विपरीत दिशा में तो इसका वेग घटता चला जाएगा, ये कहीं जाके रुक जाएगा, पर दिशा क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट, एक सरल रेखा में होगी। तो इस गति को हम कहते हैं ऋजुरेखीय गति है, सरल रेखा में गति। दूसरा हमारा आता है कि अगर जो हमारा त्वरण है वो वेग की दिशा के समानांतर ना हो के किसी और दिशा में हो या किसी एंगल पे वो उस पे लग रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि वेग का परिमाण तो बदलेगा पर साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती चली जाएगी। तो इसमें ऐसे है, मान लो ये वस्तु है और त्वरण आपका ऐसे किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, वस्तु आपकी एक वक्र का पाथ लेती चली जाएगी, एक कर्व्ड पाथ में चलती चली जाएगी। इसे हम कहते हैं समतल में गति। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सप्लेन करा था कि जब हमारी जो समतल में गति होती है उसे हम सरल रेखीय गति में की सहायता से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या कहा था, जब हमारी समतल में गति होती है तो उसमें एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्षैतिज घटक की सरल रेखा में गति ले ली थी हमने, और ऊर्ध्वाधर घटक की भी सरल रेखा में ऊपर की ओर गति ली थी। तो प्रक्षेप्य गति के हमारे उदाहरण क्या होते हैं? डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाते हैं। मान लो ये है कि आप खड़े हो और आपने पेड़ पे पत्थर फेंक के मारा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे हो गया, ये पेड़ है, यहाँ ये आप हो, अगर आपने पत्थर फेंक के मारा तो ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधा तो नहीं जाएगा, वो ऐसे कर्व्ड पाथ में जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारा ले लो, तोप से निकलने वाला गोला, ठीक है? या आप किसी ऊंची मीनार पे या बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने ऊर्ध्वाधर दिशा में, यहाँ पे ये बॉल है, इस बॉल को किक मारा, क्षैतिज दिशा में ये ऐसे जाएगी बॉल और फिर ये ऐसे नीचे होती चली जाएगी, ये भी हमारे प्रक्षेप्य गति होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आते हैं, हमारी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण आते हैं, ठीक है? तो प्रक्षेप्य गति में बेसिकली होता क्या है? तो प्रक्षेप्य गति में बेसिकली होता क्या है, आप ये मान लो कि चलो आपने एक मीनार से क्षैतिज दिशा में एक गेंद को फेंका, तो वो गेंद कुछ इस तरह से होगी, ये उसका वेग हो गया v1 मान लो, उस पे गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है? ऊर्ध्वाधर वेग इसका कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हमने इसे क्षैतिज दिशा में फेंका है। अब क्या करेगा, इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से इस वेग की दिशा बदलेगी। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी, यहाँ पे है गेंद, चलो अभी भी त्वरण हमारा क्या है, इस दिशा में है, वेग हमारा इस दिशा में आ गया, इसे मान लो v2। तो वेग की परिमाण ही नहीं बदल रहा, उसकी दिशा भी बदलती जा रही है। और हमारे ये दोनों वेग, जो क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो इसमें देखो, इस त्वरण के कारण वेग की दिशा भी बदल रही है और उसका परिमाण भी बदल रहा है। अगर आप इसका परिणामी वेग निकालना चाहो तो क्या होगा, ये v1 है, करेक्ट? ये v2 है, तो परिणामी वेग क्या हो गया, ये डेल्टा v, करेक्ट? तो जो ये डेल्टा v है, इसकी दिशा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण की समानांतर इसकी दिशा है। इसलिए हमारा जो गेंद है, जब आप उसे ऊपर से फेंकोगे तो वो कर्व्ड पाथ लेती हुई नीचे गिरेगी। तो यहां से आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि हमने जो गेंद को क्षैतिज वेग दिया था वो त्वरण के कारण जो उसमें ऊर्ध्वाधर वेग उत्पन्न हुआ है उस पे निर्भर नहीं करता। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम दो गेंद ले लें, एक गेंद को आप छत से नीचे गिरा रहे हो, एक गेंद को आप क्षैतिज दिशा में करके गिरा रहे हो, तो वो दोनों भले ही अलग अलग जगह पे जाके गिरे पर गिरेंगी समान समय में, एक साथ वो दोनों जमीन पर पहुंचेंगी। अब प्रक्षेप्य गति हमारी क्या होती है, अगर आप अपना 11th का सिलेबस लो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रक्षेप्य गति केवल ये होती है समतल में गति, ठीक है?
इसमें आपका क्या होता है कि आपने कोई गेंद फेंकी या कुछ भी फेंका, ऐसे जो आपका कर्व पाथ आता है इसे हम कहते हैं कि प्रक्षेप्य गति हो रही है। या दूसरा एग्जांपल ये आ जाता है कि भाई कोई मीनार है, इसके ऊपर से आपने कोई एंगल बनाते हुए गेंद नीचे फेंकी या क्षैतिज दिशा में गेंद नीचे फेंकी, तो ये आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं जो आप अपनी 11th में पढ़ेंगे। पर प्रक्षेप्य गति केवल इतनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। दूसरा टॉपिक होता है हमारा इसमें, ये तो होता है क्षैतिज तल पे, जब आप जमीन पे खड़े हैं या किसी क्षैतिज समतल पे आप खड़े हुए हैं, तब आपने किसी चीज को फेंका और उसने कर्णपात लिया, तो हमने कहा प्रक्षेप्य गति हो रही है। दूसरा हमारा होता है जब हमारा जो तल है वो किसी एंगल थीटा पे हो, इसे कहते हैं आनत तल पर प्रक्षेप्य गति। तो हम ये और ये दोनों पढ़ेंगे कि आपके 11th के साथ साथ आपके कंपटीशन की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो। अब हमने माना कि तोप से किसी गोले को छोड़ा गया है क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u के साथ। तो चलिए देखते हैं उसका पथ कैसा होगा, कैसे पथ पे वो गति करेगा और किस प्रकार से करेगा। तो यहां से हमारी तोप मान ली हमने तोप की कोई ऊंचाई ना मान के उसे नगण्य मान लिया, बस यहां से हमने क्षैतिज से ही मान लिया थीटा कोण पे उसे फेंका गया, तो वो कुछ ऐसे से पाथ मिल जाएगा। शुरू में उसका वेग क्या है, वेग है प्रारंभिक वेग u है, क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब अगर हम इसे x और y डायरेक्शंस मान ले, ये y अक्ष हो गया हमारा, ये x अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग के दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक क्या होगा, बिल्कुल लाइन से मिला के बनाओ। क्षैतिज घटक हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, करेक्ट। अब हमने जो ये पिंड को फेंका है, ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है। अब यहां से ये थोड़ा सा यहां गया, तो यहां जाने पे क्या होगा वेग, माना कि t समय बाद इसका वेग हो गया v, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेग हो गया हमारा vx, इस डायरेक्शन में वेग हो गया हमारा vy। नीचे की तरफ इस पे क्या काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g। अब इसमें एक और बात आती है, देखो चलो, जो हमारा ये क्षैतिज घटक है, क्योंकि गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हो रही है, तो क्षैतिज घटक पे कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, तो जो उसका वेग यहाँ है पूरी गति में उसका वेग समान रहेगा। जो ये ux है, अगर हम इसे ux बोल दें और इसे uy बोल दें, तो ux समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, नाम हमने भले ही अलग दे दिया पर दोनों समान होंगे, हर जगह पे ux ही होगा। क्या बदलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण वेग की अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो ये वेग को कम करेगा, धीरे धीरे जाते जाते आपका वेग कम हो जाएगा। जब ये अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तो वहां जाके क्या होगा, जब ये अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुंच गया, तो वहां पे आपका हो जाएगा vy बराबर 0। यहाँ कौन सा बचा आपके पास, केवल एक vx। ध्यान रखो, जब हम ऐसे ऊपर फेंकते थे अपनी बॉल को, तो क्या होता था, बॉल जाती थी, रुकती थी, फिर नीचे, तो महत्तम ऊंचाई पे पहुंच के वेग 0। सेम चीज यहाँ पे भी, कौन सा वेग 0 है, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज 0 नहीं होगा, क्योंकि अभी उसे आगे और कर्व में गति करनी है। अब वो यहाँ पे आई बॉल, तो यहाँ पे क्या हो गया, vx, ये vy। अब क्योंकि नीचे की तरफ को बॉल आ रही है, तो जो ऊर्ध्वाधर गति है वो नीचे की ओर को है, त्वरण g भी नीचे की ओर को आ रहा है। तो इससे क्या समझ लो, यहां से जब मैक्सिमम पॉइंट मान लो P है हमारा, O से P तक जाने में ऊर्ध्वाधर घटक, जो गति का ऊर्ध्वाधर घटक है, वो घटता चला जाता है, 0 पे पहुंच जाएगा, फिर 0 से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो अपनी इनिशियल वैल्यू थी उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा vx और ये vy। इस तरह से हमारी गति होगी जब प्रक्षेप्य पथ में हमारी
गति होती है। तो सारा डायग्राम आपको समझ आ गया। तो प्रक्षेप्य गति में जब हमारा पिंड ऊपर की तरफ को जाता है, क्षैतिज घटक हमेशा समान रहेगा पूरी गति में, पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वेग का वो घटता चला जाएगा जब वो अपनी मैक्सिमम तक पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। वहां जाके फिर वो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्षैतिज घटक क्या हुआ आपका? u cos थीटा प्रारंभिक वेग का, ux भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक, घटक क्या हुआ आपका? u sin थीटा, इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? u y। अब चलो निकालते हैं क्षैतिज दिशा में विस्थापन, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन। तो इसे लिखो, क्षैतिज विस्थापन। हमने कह दिया कि विस्थापन हुआ इसका t समय में विस्थापन हमने क्या मान लिया? x। करेक्ट। लिखो इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्या होती थी हमारी इक्वेशन? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन होती थी। विस्थापन अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, क्षैतिज दिशा में मीन्स x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं। तो हमारा ux क्या है यहाँ पे? u क्या है? ux के बराबर है, या आप इसे ऐसे x से भी दिखा सकते हो, x से भी दिखा सकते हो। ये हो गया u cos थीटा। ax क्या है? क्योंकि पूरी गति में क्षैतिज घटक समान रहता है तो उसपे कोई त्वरण नहीं लग रहा, ना तो वो बढ़ रहा ना वो घट रहा, तो त्वरण क्या हुआ? 0। तो लिख दो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? u cos थीटा t। बुक में क्या होता है, ये चीज नहीं लिखी होती, खाली ये लिखा होता है x बराबर ux इंटू टी, क्षैतिज दिशा में विस्थापन ux इंटू टी। पर आपको समझना है कि पूरी इक्वेशन से आया है, ये पार्ट हमारा 0 हो जाता है क्योंकि क्षैतिज दिशा में आपका त्वरण 0 होता है। अब निकालते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है हमारा? uy बराबर u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर विस्थापन किसी समय t पे हमने मान लिया y है, तो sy क्या हो गया आपका? y। त्वरण क्या होगा? ay। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होगा भाई, हर जगह पे त्वरण क्या है? g। एक और बात ध्यान देने वाली, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये हमेशा नीचे की तरफ को लगता है और इसकी दिशा क्या होती है? माइनस। ठीक है, चलो लिखो इक्वेशन। sy बराबर uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। sy क्या है? y। uy क्या है? u sin थीटा माइनस 1/2 ay क्या है? g t स्क्वायर। करेक्ट, थीटा t। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से करो, y बराबर u sin थीटा t। ut का मान क्या है? x बटे cos थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा? x sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 1/2 g एज इट इज। t स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? x बटे u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y बराबर 10x माइनस g बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये हमारी कहलाती है प्रक्षेपण गति की समीकरण। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, y क्या है? एक घात में है, x क्या है? द्विघात में है, और ये इक्वेशन होती है हमारी, ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है परवलयाकार पथ की, पैराबोलिक पाथ। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो प्रक्षेप्य गति होती है, वो होती है हमारी परवलयाकार पथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। इंग्लिश में से हम कहते हैं फ्लाइट टाइम। उड्डयन काल होता क्या है?
ये है ओ जो है हमारा प्रक्षेपण बिंदु है। प्रक्षेपण बिंदु से लेके अपनी अधिकतम ऊंचाई से पहुंच के और फिर दोबारा समतल पर आने में लगा कुल समय होता है हमारा उड्डयन काल। मीन्स ओ से लेके पी से लेके फिर ओ डैश तक आने में लगा कुल समय होता है उड्डयन काल। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा कि ओ से पी तक की दूरी तय करी उसने समय टी में। ऊर्ध्वाधर गति लेते हैं क्योंकि क्षैतिज गति तो हमारी हर जगह पे कांस्टेंट है। ऊर्ध्वाधर गति लो ओ से लेके पी तक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी ए वाई। करेक्ट। यू वाई क्या है, प्रारंभिक वेग। वी वाई क्या है, टी समय बाद पॉइंट पी पे वेग। और ए वाई क्या है हमारा त्वरण। अब निकालो वी वाई कितना होगा, टी समय बाद पी पे ऊर्ध्वाधर वेग हमारा हो जाता है 0, केवल क्षैतिज वेग बचता है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, टी समय बाद भी त्वरण हमारा क्या है, जी, जो हमेशा नीचे की तरफ को लग रहा है, तो माइनस जी। रख दो सम्मान यहाँ पे 0 यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो टी बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा बटे जी। ये टाइम आया प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई तक, प्रक्षेपण बिंदु से लेके अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। उड्डयन काल क्या होगा इसका, डबल, यहां से यहां और यहां से यहां। तो टी क्या हो गया, उड्डयन काल होगा 2t। टी बराबर 2u साइन थीटा बटे, तो ये हो गया हमारा उड्डयन काल। ये स्मॉल टी क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। उड्डयन काल क्या होता है, जमीन से शुरू हुआ और जब वो नीचे जाके गिरा वहां तक पहुंचने में लगा कुल समय। अब यहाँ पे एक और छोटा सा नोट आ जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है। अगर हम कहते हैं कि क्षैतिज दिशा में टोटल टाइम टी में विस्थापन, वो जो हमारा पिंड है वो ऐसे भी चला है और वो ऊपर भी चला है। करेक्ट। तभी तो देखो जब हमने उसे फेंका तो वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ये भी गति हो रही है और ये भी गति हो रही है, दोनों गति हो रही है, जिसका परिणाम ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो इस टोटल टाइम टी में जो आपका क्षैतिज विस्थापन है वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का टोटल। करेक्ट। क्षैतिज विस्थापन हुआ यहां से यहां तक का। पर इसी टाइम टी में अगर मैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात करूं तो वो कितना होगा। नोट, उड्डयन काल में कुल ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो जाएगा 0। समझते हैं कैसे, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे अगर इसके 0 0 थे, ठीक है, मूल बिंदु पे 0 0 थे। अब ये ऊपर गया ऐसे ऐसे, यहाँ xy हुआ, यहाँ x1 y1 हुआ, x2 y2 x3 y3। यहाँ पे जब आया कौन सा बचा, x y क्या हो गया, फिर से 0। देखो भाई जमीन पे आ गया ना x अक्ष के अनुदेश, तो इसका y घटक फिर से क्या हो गया, 0। तो कुल उड्डयन काल में जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ वो तो 0 हुआ ना। हाँ, अगर वो ये पूछता टी में ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ टी समय में, तो आप बता देते कि भाई वो यहां से यहां तक गया टी समय में, तो इतना हुआ, ये जो है इतना उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ, जिसे हम कहते हैं उसकी अधिकतम ऊंचाई हम बोल रहे हैं यहाँ पे। पर अगर उड्डयन काल में पूछे कि उसका विस्थापन कितना हुआ, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि उड्डयन काल में विस्थापन 0 हुआ। नहीं, क्या बोलोगे, क्षैतिज विस्थापन होता है पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होता है, क्योंकि वो जमीन से शुरू हुआ और जमीन पे ही आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप्य की ऊंचाई या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई बेसिकली होती क्या है, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलो, जो हमारा प्रक्षेप्य पथ है उसकी अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। और इस ऊंचाई पे हमने देखा है कि जब हमारा पिंड यहाँ पहुंचता है, हमने कह दिया इसे h ऊंचाई ली,
तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है? 0। ठीक है, तो चलिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए ऊर्ध्वाधर गति के लिखे तो इक्वेशन लिखो vy² बराबर +2ay(s). ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। v² - u² बराबर 2as। करेक्ट। ऊर्ध्वाधर में लिख रहे हैं तो सारे y के कंपोनेंट लिख दिए। अब हमारा vy क्या हुआ? t समय पे vy हमारा क्या होता है? जब वो अधिकतम ऊंचाई पे होता है अपनी 0। प्रारंभिक वेग क्या है हमारे यहाँ पे? u sin थीटा। ay क्या है? गुरुत्वीय त्वरण अभी भी लग रहा है। ऊर्ध्वाधर गति को हम ले रहे हैं, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही है। -g, माइनस हमेशा लेते हैं क्योंकि हर बार बताती हूँ g हमारा कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। रखो सारी वैल्यूज। 0 u sin थीटा -2g। एक और चीज, s क्या है? जो विस्थापन हमने लिया वो भी y दिशा में लिया है। sy हमने क्या मान लिया अपना यहाँ पे? h 2g h, तो h निकाल दो। h बराबर u sin थीटा बटे 2g। तो ये आई हमारी प्रक्षेप्य की ऊंचाई। अब अगर हमें निकालना है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, थीटा हमारा क्या होता है? ये प्रक्षेपण कोण कहते हैं इसे, प्रक्षेपण कोण। तो h मैक्सिमम कब होगा? h अधिकतम कब होगा? जब साइन थीटा का मान क्या होगा? 1। अधिकतम ऊंचाई थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो h मैक्सिमम क्या आ जाता है हमारा? u बटे 2g। यहां से कुछ समझ पा रहे हो आप? इन्होंने कहा, मान लो कि आप एक बॉल फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब वो प्रक्षेप्य पथ में जाएगी, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी, तो उसकी ऊंचाई होगी जो जिस ऊंचाई तक वो अधिकतम जा सकती है, u sin थीटा बटे 2g। पर ये ऊंचाई मैक्सिमम जब हो जाएगी जब थीटा जो प्रक्षेपण कोण है वो 90 डिग्री है। तो मीनिंग बॉल ऐसे ना फेंक के अगर आप सीधी फेंको तो वो अपनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी जहां तक वो जा सकती है। यही कारण होता है कि जब भी हमारी जो ऊंची कूद होती है, आपकी हाई जंप जो होती है, उसमें जो खिलाड़ी होता है जब वो भागता है तो आपने ध्यान दिया होगा वो अपनी बॉडी को क्या ऊपर की तरफ को उछालता है, जिसकी वजह से ज्यादा वो 90 डिग्री पे कोण बना के बॉडी को उछालता है, तो वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप्य की परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये होता क्या है? तो उड्डयन काल टी में चली गई क्षैतिज दूरी को हम क्या कहते हैं? परास। तो यहां से क्या हो जाएगी? टी में हमने कितनी दूरी चली? ओ से ओ डैश, क्षैतिज दूरी की बात हो रही है, उसे हम कहते हैं परास और इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से। तो ओ ओ डैश हमारा क्या हो गया यहाँ पे? आर। उड्डयन काल में चली गई दूरी को, क्षैतिज दूरी को हम कहते हैं परास। तो चलिए निकालते हैं। अब हमें क्षैतिज दिशा में लेना है। क्षैतिज गति अगर अब हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? s बराबर सब x अक्ष में ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर। sx हमारा क्या है? क्षैतिज दिशा में विस्थापन r है। ux क्या है? वेग क्या है? u cos थीटा। और वेग हमेशा क्षैतिज जो वेग है हमारा, क्षैतिज घटक है जो वेग का, वो हमेशा समान है, चेंज नहीं हो रहा। t कितना है? कैपिटल T। क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है? 0। सम्मान रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? r बराबर u cos थीटा t प्लस 0। तो r बराबर u cos थीटा। करेक्ट। अब हमारा उड्डयन काल क्या होता है? t बराबर 2u sin थीटा बटे g। ये मान यहां रख दो t की जगह पे, 2u sin थीटा बटे g। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा।
आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये आ जाता है हमारा परास। अब देखते हैं कि हमारा परास अधिकतम कब होगा। 2 थीटा पे डिपेंड करे। साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए 1। आर अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा बराबर 1। साइन 2 थीटा का मान 1 है, इसका मतलब थीटा आपको कितना चाहिए 45 डिग्री। तो अगर हम किसी पिंड को प्रक्षेपण कोण 45 पे फेंकें तो उसका परास अधिकतम होगा। कितना हो जाएगा वो अधिकतम परास, आर मैक्सिमम रख दो, थीटा 45 तो कितना हो गया साइन 90, साइन 91, ये हो गया यू स्क्वायर बटे जी। तो ये हुआ अधिकतम परास। अधिकतम ऊंचाई हमें कब मिलेगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। अधिकतम परास कब मिलेगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक और नोट आ जाता है, नोट के रूप में आप उसे लिख सकते हो कि परास आपका आप थीटा कोण पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, परास हमेशा समान होगा। देखो चलो, थीटा पे परास क्या है, आर बराबर R1 अगर हम लिख ले यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, करेक्ट। थीटा अगर हमारा 90 माइनस थीटा हो जाए तो R2 लिख लो, चलो इसे यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बटे जी। क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बटे जी। R2 साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये किसके बराबर है R1 के। तो आप थीटा कोण पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, परास आपका हमेशा समान होगा। तो चलिए एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि क्या होता है। बोलने में चीजें उतनी क्लियर नहीं होती है जितनी अगर आप उसे अपने दिमाग में एक उसका इमेज बनाओ। तो यहां पे एक लड़का है, ठीक है, वो एक बॉल को किक करता है। तो जब उसने बॉल को किक करा, एक बार उसने किक करा 30 पे तो उसका परास आया इतना। एक बार उसने किक करा 45 पे तो वो यहां कहीं गया। एक बार उसने किक करा 60 पे तो परास आया उसका इतना। समझ रहे हो यहां क्या बोला मैंने, 30 45 60। 30 पे फेंको 60 पे फेंको। 60 क्या है 90 माइनस 60 कर दो तो क्या आ जाता है 30, या 90 माइनस 30 कर दो तो क्या आ जाता है 60। थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, आपका परास जो है आर हमेशा समान रहेगा। क्या होगा, उसकी ऊंचाई तो बदल जाएगी पर उसका परास नहीं बदलेगा, उसका परास सेम रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा नोट है आपके परास के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि उसने 30 पे किक मारी, फिर उसने 60 पे किक मारी, तो क्या जो बॉल है वो कितनी दूर जाके गिरेगी, दोनों दूरियां अलग अलग होंगी या ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों परास बराबर होंगी। तो ये होता है हमारा परास, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। प्रक्षेप्य गति की समीकरण क्या होती है, y बराबर tan थीटा x माइनस जी बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये हमारी होती है प्रक्षेप्य गति की समीकरण। अब अगर आप इन दोनों में देखो तो यहाँ भी u स्क्वायर बटे जी है, यहाँ भी g बटे u स्क्वायर है, इससे निकाल लो। g बटे u स्क्वायर को क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो ये मान उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो, क्या आएगा tan थीटा x माइनस जी बटे यू स्क्वायर क्या हुआ साइन 2 थीटा बटे आर, साइन 2 थीटा बटे 2r cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा x माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा बटे 2r
cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, cos थीटा से cos थीटा, 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ पे tan थीटा एक्स माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा एक्स स्क्वायर बटे r, tan थीटा एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं y बराबर x tan थीटा, कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बटे r। तो ये आपका एक और रूप आ जाता है आपकी प्रक्षेप्य गति की समीकरण का। कई बार ये इक्वेशन दे देते हैं और बच्चे उसे रॉन्ग करके आ जाते हैं कि ये तो समीकरण होती नहीं, समीकरण तो हमारी tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा वाली होती है, खाली उसमें परास होता ही नहीं है। और इस इक्वेशन की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो बहुत जल्दी कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप मेन इक्वेशन लेके ना लेके ये इक्वेशन से करो तो। नेक्स्ट ये मान लो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज्यादा यूज होता है और आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज होती क्यों है। तो इसमें हमने क्या कहा कि हमारी ये पेड़ की एक ब्रांच है, यहां से एक बंदर लटका हुआ है, ठीक है। बंदर हमेशा मेरा अजीब सा हो जाता है ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो उस बंदर पे निशाना लगा रहा है गन से, सपोज कुछ ऐसे, ओके। तो अब अगर ये गोली चलाए और बंदर यहीं रहे तो इसे गोली नहीं लगेगी, पर अगर जैसे ही गोली छूटती है वैसे ही बंदर भी नीचे गिरने लगे तो कहीं ना कहीं जाके इस बंदर को ये गोली जरूर लगेगी। कारण क्या है, चलो समझते हैं। ये देखो, जो ये बंदर है जब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा तो ऐसे नीचे ऐसे गिरेगा, ठीक है। गोली हमने जो चलाई थी वो ऐसे चली, ठीक है, उसे हमने कुछ क्षैतिज वेग दे दिया था और वो थीटा कोण पे कुछ चली समतल से, ठीक है। तो उसमें ux भी होगा और uy भी होगा, तो गोली हमारी कैसे जाएगी, कर्ड पाथ में जाएगी। गोली का पाथ ये कुछ हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दो, गोली किस त्वरण के अंतर्गत जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण के। बंदर किस त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के। तो दोनों समान त्वरण के अंतर्गत गति कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बंदर नीचे जाएगा और गोली की जो दिशा थी वो हमेशा बंदर की तरफ थी, तो वो हमेशा बंदर की तरफ ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं जाके जहां इन दोनों के पाथ एक दूसरे को काट रहे हैं, ये गोली जाके उस बंदर को लग जाएगी। बस डिपेंड उस पे करता है कि अगर आपने गोली तेज चलाई या धीरे चलाई या किस एंगल पे चलाई, ठीक है। मान लो इस एंगल पे ना चला के आपने गोली थोड़ा सा इस एंगल पे चलाई होती तो जब बंदर यहां आता उसे गोली यहां लग जाती। तो गोली आपने भले ही उतना वेग होना चाहिए कि वो यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर कहीं भी हो, किसी भी वेग से आपने फेंकी हो, उस मिनिमम वेग से कि वो इस रस्सी तक पहुंचे, आपने किसी भी वेग से फेंकी हो, कहीं ना कहीं जाके वो गोली बंदर को जरूर लगेगी। यही सारे एग्जांपल्स हमारे होते हैं कि चिड़िया नीचे गिर रही है, या आपने तोप से गोला चलाया, या फिर ये होता है कि जब प्लेन उड़ रहा है तो उससे गोला नीचे फेंका और फिर दूसरा वायुयान जा रहा है तो कैसे गिरेगा, वो सब चीजें। तो वो सारे एग्जांपल्स आपके इस एग्जांपल में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, रीजन क्या है, दोनों समान त्वरण के अंतर्गत गति कर रहे हैं, इसलिए गोली जरूर लगेगी। बस कंडीशन क्या है कि हाँ, गोली का वेग उतना होना चाहिए कि वो रस्सी तक पहुंचे। ये होना चाहिए कि इतनी धीरे से चली वो यहां से लेके यहीं गिर पड़ी, नहीं, उतना वेग तो होना चाहिए कि भाई वो कम से कम रस्सी तक पहुंच जाए। तो इधर हमने अपने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, ठीक है। बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें इन्होंने कहा एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग 30i + 40j मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u, 30i + 40j मीटर प्रति सेकेंड है। उसका प्रक्षेपण कोण मीनिंग थीटा, उड्डयन काल t, महत्तम ऊंचाई h,
और क्षैतिज पराश ज्ञात कीजिए क्या होगा। अगर जी इन्होंने दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आधे बच्चे आके तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या दे दिया। इन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है। देखो हम कैसे लिखते थे वेक्टर में, uxi uy j, ये है x दिशा के अनुदिश वेग का घटक, ये है y दिशा के अनुदिश वेग का घटक। जब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो x अक्ष के अनुदिश ux क्या होता है, u cos थीटा, y अक्ष के अनुदिश क्या होता है, uy बराबर u sin थीटा। ये हमारा u होता था थीटा बनाते हुए, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या दे दिया है, u sin थीटा y अक्ष के अनुदिश की वैल्यू दे दी 40, u cos थीटा का मान दे दिया इन्होंने 30। सबसे पहले इन्होंने पूछा है प्रक्षेपण कोण थीटा क्या होगा। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 4/3 लिख दो, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। या आपको पहले बताया इसकी क्या ट्रिक है, tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मीन्स अब की बारी हमारा आधार छोटा है और लंब बड़ा है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे कौन सा एंगल आ जाएगा, सॉरी 53। तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, थीटा आपका कितना हो जाएगा 53 डिग्री। दूसरा इन्होंने पूछा उड्डयन काल क्या होगा, t बराबर 2u sin थीटा बटे g, t बराबर 2u sin थीटा बटे g। 2u sin थीटा है 40, g है 10, तो t हुआ 4 दूनी 8 सेकेंड। आंसर अधिकतम ऊंचाई h, कुछ जगह पे इसे कैपिटल H भी बोल देते हैं। तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे g। u साइन थीटा की वैल्यू क्या है 40, उसमें रखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मींस u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, 40 का स्क्वायर बटे 10, 1600 बटे 10, 160 मीटर। नेक्स्ट है r क्षैतिज पराश, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा नहीं, कैसे लिख सकते हो इसे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। u स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, दोनों के साथ में लिख दो, तो यहां क्या लिख सकते हो u साइन थीटा, u cos थीटा इंटू 2 बटे g। u साइन थीटा दिया इन्होंने 40, u cos थीटा दिया है 30, रख दो 40 गुणा 30 गुणा 2 बटे 10, करेक्ट। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 240 मीटर का होगा उसका क्षैतिज पराश। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पर यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया आप लोगों के लिए। यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है। तो फिजिक्स में कभी ये नहीं होता कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड होगा, बहुत सारे पीछे तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, रिवीजन आपका कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, तभी आप इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट मेडिकल हमारा यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा एक प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप पथ y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर है, जहां a और b कांस्टेंट है, x क्षैतिज गति में विस्थापन, y ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन है। प्रक्षेप्य द्वारा अर्जित महत्तम ऊंचाई पर वेग मींस, चलो ऐसे लिख लेते हैं,
महत्तम ऊंचाई पर वेग। दूसरा, क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण थीटा। ये 3 चीजें पूछी हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले इन्होंने हमें प्रक्षेप्य पथ की इक्वेशन दे दी है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y बराबर tan थीटा एक्स माइनस जी बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर होता है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो तो a बराबर क्या आ गया, tan थीटा, b बराबर क्या आ गया, g बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इन्होंने कहा महत्तम ऊंचाई h निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, h का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे g। यहां से देखो b से अगर आप निकालो u स्क्वायर बटे g का मान क्या हो जाएगा, u इसके इधर ले आओ, g इधर, b को इधर ले जाओ, 2b cos स्क्वायर थीटा, ये मान यहां रख दो, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2b cos स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बटे 2b। चलो इसे इक्वेशन मान लो, इसे 2 मान लो। तो ये आया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2। अब करो फ्रॉम इक्वेशन 1, tan थीटा का मान क्या है, a, तो यहां क्या हो जाएगा, h बराबर a स्क्वायर बटे 2b, आंसर। ठीक। सेकंड में इन्होंने कहा महत्तम ऊंचाई पर वेग। अगर आपको याद हो क्या होता था हमारा मोशन, ये होती थी महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई पर उसका ऊर्ध्वाधर वेग का घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा 0 होता था, dy क्या हो जाता था 0। क्या होता था केवल क्षैतिज घटक vx, जिसका मान हमेशा बराबर होता है, यहां से लेके यहां तक बराबर कितना होता था, ux cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, ux cos थीटा। तो सेकंड पार्ट में हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वेग हो गया 0, क्षैतिज वेग कितना हो गया, u cos थीटा का मान निकालना है कितना होगा। फिर से देखो सेकेंड इक्वेशन से, u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इधर, g बटे 2b, u cos थीटा का मान g बटे 2b अंडर रूट। तो अब क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 u cos थीटा का मान है अंडर रूट g बटे 2b। तीसरा उन्होंने पूछा थीटा कितना होगा, ये देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट, from equation 1 tan theta is equals to a, so theta will be tan inverse a, answer करेक्ट। इन्होंने कहा एक तोप का गोला क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर 150 मीटर दूर एक मीनार की ओर दागा जाता है, जो मीनार की चोटी को स्पर्श करता हुआ दूसरी ओर 50 मीटर दूर जाकर गिरता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली इन्होंने ये दिया कि हमारे पास ये यहां एक मीनार है, कितनी दूरी पे है 150 मीटर, यहां से एक गोला दागा गया करीब 45 डिग्री के कोण पे, और वो गोला इसे टच करता हुआ कहां गिर जाता है, 50 मीटर की दूरी पे, मीनिंग ये दूरी है 50 मीटर। तो इसका मतलब जो ये आपकी मीनार है ये बीच में तो नहीं आ रही कहीं, तो पाथ हमारा क्या हुआ, कुछ ऐसा सा हुआ, करेक्ट। महत्तम ऊंचाई आ गई यहां पे। तो अब हम महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला तो यहां लगा नहीं सकते, इन्होंने पूछा कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये हमें बताना है, करेक्ट। यहां से फेंका गया था 45 डिग्री पे, प्रारंभिक वेग u ले लो। तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे
क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया है प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री, ये क्या हो गया परास R 150 प्लस 500 200 दिया हुआ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रक्षेप्य पथ की समीकरण से। वो क्या होती है, y बराबर x tan थीटा माइनस जी बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, x क्या होता है, क्षैतिज दिशा में विस्थापन। तो जब हमारे पिंड ने जाके इस मीनार को टच किया तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना हुआ 150। तो x यहाँ पे हमें इन्होंने दे दिया है 150। ये सारे मान उठा के यहां रख दो सिंपल। y क्या है, हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कितना c। एक चीज हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब आपका पिंड ऐसे जाता है तो क्षैतिज दिशा में भी कुछ चल रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस बिंदु को कहूं तो इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा ये, क्षैतिज विस्थापन होगा ये, और ये इन दोनों का परिणामी बीच में। तो इन्होंने कहा कि इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो जब क्षैतिज विस्थापन 150 था उस टाइम पे हमारी मीनार है, तो उसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वही तो मीनार की ऊंचाई हुई h। x 150 हो गया हमारे पास, tan थीटा है 45 माइनस g का मान है 10 2। अब देखो हमारे पास प्रारंभिक वेग भी नहीं है, करेक्ट, हाँ प्रारंभिक वेग भी नहीं है। u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, u cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसे भी यहीं रोक दो, निकालो भाई u cos थीटा। कैसे निकलेगा, पराश है हमारे पास तो निकाल देते हैं। r बराबर u sin 2 थीटा बटे g। थीटा का मान कितना है 45। तो रखो मान अब सब कुछ यहाँ पे। r का मान क्या है 200, u स्क्वायर साइन 45, 45 इंटू 2 90, साइन 90 1, g 10। तो u स्क्वायर का मान हो गया 2000। u का मान आपके पास क्या आ जाएगा, करोगे तो आप इसे आएगा करीब 10, 5 चौक 20, ये हो गया ना, ये बाहर ये बाहर 20 रूट 50, ये आपका आ गया u। अब ये मान रखो सारे यहाँ पे। तो y हमारा है h, x है 150 tan थीटा, tan 45 माइनस g 10, 2 u का मान u स्क्वायर है, u स्क्वायर का मान 2000, cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 45, cos 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2, x स्क्वायर 150 का स्क्वायर, करो भाई 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, बचा 2, 150 माइनस 15 15 225, 225 को 2 से भाग कर दो, कितना बचेगा 1 1, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 1 2.5 करोगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 37.5 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो अब देखो इसमें कितनी सारी कैलकुलेशन हो गई। अब इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। हमने पथ की समीकरण ली थी ये वाली, ये ना लेके अगर हम ये समीकरण ले दे तो देखो y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बटे r। आपको u निकालने की झंझट ही नहीं, सीधे सीधे सारे मान रख दो। y क्या है हमारा h, x कितना है 150, tan 45 1 माइनस 150 बटे 200, 150 200 में से 150 50, 50 बटे 200, 0 0, ये हो गया हमारे पास 2.5, करो 25 पंजे
125, 12, 25 से कम 25, 3, 37, 0। ये आंसर आ गया हमारे पास 375। सॉरी, यहाँ पे क्या है 200 है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, दोनों गुणा करोगे 37.5 मीटर आंसर। तो जब भी कुछ ऐसा दिया हो कि इतनी दूर पे मीनार है, इतनी दूर जाके गिर पड़ा, ये इक्वेशन अगर आप यूज कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। आपको बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेशन, देखो उसकी कितनी बड़ी कैलकुलेशन दी, यहाँ मुश्किल से 2 मिनट लगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नेक्स्ट में इन्होंने कहा एक गोला क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक टावर की ओर फेंका जाता है। क्या गोला टावर से टकराएगा यदि टावर की प्रक्षेपण बिंदु से दूरी 10 मीटर और 25 मीटर है? गोले की टकराने वाले टावर पर ऊंचाई क्या होगी? इन्होंने हमें दिया, हमारे पास 2 टावर हैं, ठीक है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये हमारा प्रक्षेपण बिंदु है। यहां से एक टावर 10 मीटर, एक बार इस टावर को 10 मीटर की दूरी पे रखा गया, दूसरी कंडीशन में टावर को कितनी दूरी पे रखा हुआ है 25 मीटर। अब हमें ये बताना है कि क्या हमारा गोला इस स्थिति में टावर से टकराएगा। जब टावर 10 मीटर पे है क्या वो टकराएगा, जब टावर 25 मीटर पे है क्या वो टकराएगा, और अगर वो टकराएगा तो कितनी ऊंचाई पे टकराएगा, ये हमें निकालना है। तो यहां से हमारा गोला फेंका गया 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे वेग u से। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा जो गोला है उसका परास कितना होगा, वो कितनी दूरी पे जाके नीचे गिरेगा। अगर वो 10 मीटर से नीचे पहले यहीं कहीं गिर पड़े तो कोई सी भी स्थिति में नहीं टकराएगा। अगर वो यहीं कहीं बीच में गिर रहा है तो जब टावर हमारा 10 मीटर पे है तब वो टकराएगा। अगर हमारा गोला यहाँ कहीं गिर रहा है तो टावर 10 मीटर पे हो या टावर 25 मीटर पे हो, दोनों स्थिति में वो उससे टकराएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा पराश कितना है। पराश R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। u इन्होंने हमें दिया है कितना है 20, u दिया है 20, साइन थीटा दिया है 60, तो रखो 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 120 बटे 10, 2 दूनी 4, 400। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2 गुणा 10, 10 से 10 20, 20 √3। 20 √3 देखो क्या है, 10 से तो बड़ा है पर 25 से छोटा है। तो हमारी गेंद जो पिंड हमने फेंका वो कब टकराएगा, जब टावर 10 मीटर पे है तभी वो टकराएगा। जब टावर 25 मीटर पे वो नहीं टकराएगा क्योंकि उससे पहले ही वो नीचे गिर पड़ेगा। अगर आप इसे सॉल्व करो तो 17.3 मीटर आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब चित्र हमारा कैसा होगा, ऐसा सा कुछ 10 है, 10 के बाद 7 और 7.25 के करीब और चला हो, तो अधिकतम ऊंचाई तो नहीं है ये हमारी, तो ये कुछ ऐसा सा है। यहाँ कहीं ये हमारा गिर पड़ा, ठीक है ना। तो अब इस स्थिति को तो हटाई दो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये टोटल दूरी है 17.3। तो इन्होंने हमसे पूछा कि ये कितना होगा, h पूछा है इन्होंने हमसे, निकाल दो, इक्वेशन लिख दो अपनी, y बराबर x tan थीटा माइनस g बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। तो x कितना है 10 है, थीटा कितना है 60 है, u कितना है 20 है, सारी वैल्यूज रख दो। x कितना 10 tan 60 माइनस 10 बटे 2, u की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, x की वैल्यू फिर से 10, 10 का
स्क्वायर। चलो करो सबकी कैलकुलेशंस। तो हमारे पास क्या आएगा, y हमारा क्या हो गया, हमने कह दिया इसे h ऊंचाई पे टकरा रहा है, h है ना, h। 10 10 60 का मान क्या होता है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.732 होती है वैल्यू, माइनस करो अब यहाँ पे सॉल्व भाई, कितना कितना होगा, 10 10 1000 बटे 2 गुणा 400। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, 4 से 4 कटा, 100 से 100 कट गया, 2 से 5 कट गया, तो ये कितना आया हमारे पास, 17.3 माइनस 5, 12.3 मीटर की हाइट है हमारी टावर की, जहां पे वो जाके बॉल टकराएगी। टावर की हाइट नहीं है, वो हाइट जहां पे बॉल टकराएगी टावर से। नेक्स्ट मेरिकल में इन्होंने कहा, एक तोप द्वारा गोला 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ दागा जाता है। तो मीनिंग इन्होंने यू क्या दे दिया, 1000 मीटर प्रति सेकंड, और थीटा दे दिया 33 डिग्री। गोले का उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्या बोला इन्होंने, देखो ये बोला है, उड्डयन काल नहीं पूछा इन्होंने पूछा यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। टी जो हम निकालते थे, टी स्मॉल टी पूछा है कितना होगा। गोला किस चाल से पृथ्वी से टकराएगा तथा टकराते समय गोले की दिशा क्या होगी। तो हमें दिखाना है कि जब वो यहाँ टकराएगा तो उस टाइम पे उसका वेग कितना होगा, v कितना होगा, और उसकी दिशा कितनी होगी, थीटा क्या होगा। गोला कितनी महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, h, और गोला तोप से कितनी दूर पृथ्वी से टकराएगा, r हमें निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं t, स्मॉल t निकालने को बोला है, तो ये हो जाएगा u sin थीटा बटे g, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेगा ये पूछा है। u है हमारे पास 1000 sin 30, g इन्होंने दिया है 9.8, sin 30 क्या हो जाएगा 1/2, यही लिख देती 1/2, 2 से ये 500, 500 बटे 9.8, तो आंसर आ जाएगा हमारा 51 सेकंड, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि वो किस चाल से टकराएगा। देखो जब वो शुरू हुआ था तो उसकी चाल क्या थी, 1000 मीटर प्रति सेकंड, तो वो जब टकराएगा तो उस टाइम पे उसका क्षैतिज वेग तो समान होगा, पर हम हमेशा कहते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो यहां से लेके यहां तक तो बढ़ता है और यहां से लेके यहां तक फिर बढ़ता है, करेक्ट। पर कितना बढ़ता है, जितना यहाँ पे था उतने मान पे वो दोबारा पहुंच जाता है, तो जिस वेग से वो चला था उसी वेग से वो टकराएगा। जब समान वेग से टकरा रहा है तो दिशा भी समान ही होगी, तो कितने वेग से टकराएगा, क्या चाल होगी, वो 1000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराएगा, और थीटा उस टाइम पे भी क्या होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट इन्होंने पूछा अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे g, u कितना है फिर से 1000 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगी, g का मान 9.8, 1000 का स्क्वायर है हमारे पास, ये हो गया, कर दो कितना हुआ 4 दुनिया 4 पंजे 20 25, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.27 गुणा 10⁴ मीटर। कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है। बाद में पूछा पराश r क्या होगा, r निकालो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, u स्क्वायर फिर से 1000 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मीन्स थीटा 30, साइन 2 थीटा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 गुणा 9.8, सॉल्व करो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ये हो जाएगा 10⁶। जब इस सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.83 इंटू 10⁴ मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा कोई लड़ाकू जहाज
1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे कि 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे वायुयान गोला लगने से बच सके। तो इन्होंने हमें क्या दिया है, ये दिया है कि ये क्षैतिज पे यहाँ कहीं हमारी तोप है, इसके ठीक ऊपर से एक हमारा वायुयान गुजरा, ठीक है। अब जो ये है ये चल रहा है सपोज वेग v से, और वेग v इन्होंने हमें दिया 720 किलोमीटर प्रति घंटा, और जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये 1.5 किलोमीटर। इसमें इन्होंने कहा ऊर्ध्वाधर से तोप के गोले का क्या कोण हो जिससे कि तोप का गोला हमारा ऐसे चला, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें कोण निकालना है, ये थीटा मान लो। ये अगर u वेग से चला जो इन्होंने दिया हुआ 600 मीटर प्रति सेकंड, तो ux हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा uy, करेक्ट। अब इसमें देखो इन्होंने कहा कि किस कोण पे वो दागे कि वो जाके इनसे मिल जाए का मतलब क्या होगा कि जब हमारा प्लेन ऐसे जा रहा है ये कहीं ऐसे, तो यहां जाके कहीं गोला उससे मिल जाएगा, करेक्ट। तो अब इसमें एक चीज देखो, जो गोले के द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी और किसी समय t में सेम टाइम में वायुयान के द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी हमारी बराबर होगी। माना नहीं, t समय में चली गई क्षैतिज दूरी, भाई देखो जो गोला है वो ऊर्ध्वाधर दूरी भी चल रहा है और क्षैतिज भी चल रहा है, दोनों कम मिलेंगे जब दोनों की एक पर्टिकुलर टाइम में सेम टाइम में चली गई क्षैतिज दूरियां दोनों बराबर हो। t समय में चली गई क्षैतिज दूरी किसकी, वायुयान की बराबर होगी किससे, तोप के गोले से, करेक्ट। तो तोप के वायुयान की क्षैतिज दूरी क्या होगी v इंटू टी, चाल गुना v इंटू टी। गोले की क्षैतिज दूरी क्या होगी, क्षैतिज वेग क्या होगा ux, कितना है u cos थीटा, t समय में u cos थीटा इंटू टी, t से t कैंसिल हो गया, दोनों समय बराबर है। cos थीटा बराबर क्या हो गया v बटे u, v कितना है 720 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले तो इसे मीटर में बदल लो क्योंकि u हमारा इन्होंने मीटर में दिया है। 600 720 गुना 5 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 5 चौक 20, 200, 2 तीय 6, 1 बटे 3। तो कॉस थीटा कितना हो गया 1 बटे 3, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3। तो ये हमारा हुआ करीब 70.5 डिग्री। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा गोले को ऊर्ध्वाधर तल से कितना कोण बनाना है। ऊर्ध्वाधर तल हमसे ये कोण पूछ रहा है। ये थीटा हमारा क्या होता है क्षैतिज के साथ बनाया हुआ कोण, तो लिख दो ऊर्ध्वाधर तल से बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कितना 70.5, 10 में से 5 गए 5, 9, 8 में से 7 गया 19.5 डिग्री से कोण बनाना होगा। सेकेंड में इन्होंने बोला कि वायुयान का चालक इसे कितना नीचे उड़ाए कि ये इससे ना टकराए। तो आंसर हमारा ये है, देखो यहाँ पे एक चीज, थीटा ऊंचाई पे तो निर्भर करता ही नहीं है, कितनी भी ऊंचाई पे उड़ाए ऊंचे या नीचे वो उससे टकराएगा। जो देखो अगर वो यहाँ पे ले आए, सपोज यहां से उड़ाना शुरू कर रहा है, तो वो कहां टकराएगा उससे, फिर भी वो यहां टकरा जाएगा इसी सेम कोण पे हमारा, ठीक है ना।
अगर वो यहाँ उड़ाए तो भी वो टकरा जाएगा, यहाँ उड़ाए तो भी टकरा जाएगा। तो नो मैटर कि वो कितना नीचे उड़ाए, वो हमेशा टकराएगा ही। वायुयान जो हमारा पायलट है वो अपने प्लेन को नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो ऊंचाई पर निर्भर करता ही नहीं, वो किस पे निर्भर कर रहा है? दोनों के वेग पर। नेक्स्ट मेथड में इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेपण के एक्स अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? थीटा को अगर टी का फंक्शन मान ले तो उन्होंने कहा tan इनवर्स uy माइनस gt बटे vx हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम बनाए अपना प्रक्षेप्य पथ, कैसे होता था? ये होता था ना, ये हमारा u वेग से, ये होता था ux और ये uy, ये हमारा थीटा, करेक्ट। यहाँ कहीं t समय बाद वेग हो गया हमारा vx, ये v वेग से जा रहा है, और ये हो गया vy, ठीक है। t समय पे थीटा है ये। अब इसमें एक चीज देखो, हमने क्या कहा है कि जब हमारा कोई पिंड प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है तो उसका क्षैतिज वेग हमेशा बराबर बना होता है। तो क्षैतिज वेग t समय बाद भी क्या होगा? ux ही हो जाएगा, ठीक है। vy की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी? vy हमारा क्या हो जाएगा? t समय बाद uy माइनस gt। g माइनस क्यों लिया है? देखो g नीचे की तरफ लग रहा है ना, इसलिए माइनस g लेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर हम इस चीज को देखो, थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ। ये ऐसे हमारे पास, ये हमारे पास हो गया सर, हाँ, vx, ये थीटा, ये vy है। अगर मैं इस वेक्टर को यहां विस्थापित कर दूं तो ये हो जाएगा ना vy, करेक्ट। tan थीटा निकाल सकते हो, लंब बटे आधार vy बटे vx, ये सब t समय पे हो रहा है, तो tan थीटा t समय पे क्या होगा? vy बटे vx। vy कितना है? ये uy माइनस gt। vx कितना है? ux, सॉरी यहां पे है आपके पास ux, tan थीटा t। तो अब थीटा t कितना हो जाएगा? tan इनवर्स uy माइनस gt बटे ux, हेंस प्रूव्ड। इसमें एक और चीज भी है, अगर यहाँ पे ux ना हो कि खाली vx भी लिखा रहे तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। देखो ux vx के बराबर है, तो यहाँ पे आप ux लिख के खाली यहाँ पे जो vx है उसे vx का vx ही रहने दो। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा थीटा 0 बराबर tan इनवर्स 4 h max बटे r, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे थीटा 0 हमारा इन्होंने दिया हुआ है प्रक्षेपण कोण। तो चलो निकालो, सबसे पहले h मैक्सिमम निकालो, कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बटे 2g। r का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बटे g। h मैक्स बटे r कर दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बटे g। r का मान क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बटे g ऊपर गया, g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, ये बचा। सॉल्व करो, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा 0 बटे 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा 0। कॉस थीटा 0 बोल लो या कॉस थीटा नॉट बोल लो, दोनों सेम चीज है। साइन से साइन कैंसिल हुआ, कितना बचा यहाँ पे?
साइन बटे कॉस 10 थीटा 0 बटे 2। कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ करेक्ट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g है। 2 से यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब इस 4 को इधर ले आओ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 थीटा 0 बराबर 4 एच मैक्स बटे आर। थीटा 0 क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4 एच मैक्स बटे आर, हेंस रूट। करेक्ट।